जय हिंद, नमस्कार। दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज टेस्ट पेपर 10th हम लेकर आए हैं और ध्यान रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही लिए जा रहे हैं जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखो, यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले समझ लें कि जो हमारी क्लासेस चलती हैं वो जो सामान्य अध्ययन की क्लास है वो होती है सुबह के 10 बजे, और रीजनिंग यानी मेरी क्लास होती है दोपहर को 12 बजे, और मैथ्स की जो क्लास है वो होती है शाम को 7 बजे, और हिंदी की क्लास होती है शाम को 8 बजे। तो आप मेरे साथ 12 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, दोपहर को ध्यान रखना, दोपहर को, ठीक है। चलो आप आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा मिल रहा है वो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ध्यान रखिए क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करता है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करने की जरूरत है। लगातार प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने की जरूरत है और वही हम आपको करवा रहे हैं। ध्यान रखिए पहला क्वेश्चन है तो दिया है 3 है, 7 है, 23 है, फिर 95 है, और आगे आपसे क्वेश्चन मार्क आगे दिया हुआ है, राइट। अब सिंपल हमें समझना है कि देखो जो पहला है, पहला और अंतिम, उसमें देखो तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई स्क्वायर ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। अब या तो इनमें मल्टीप्लाई स्क्वायर चल सकता है या तो इनके डिफरेंस में हो सकता है, हो ऐसे ही सकता है। अब जरा समझो कि इसे हमें करना कैसे है। अब यहां पर आप देखें तो आप अगर यहां पर देखें तो 3 से अगर हमें 7 जाना है तो आप कहोगे सर इसका डबल करके 1 जोड़ दो तो आ जाएगा ये, राइट। हम लोग कुछ ये ट्राई करते हैं, अगर हम इसका डबल कर दें यानी इंटू 2 कर दें और +1 कर दें तो 7 हो जाएगा, राइट। अगर हमें 3 से 7 पर जाना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखिए, हम यहां पर 3 से 7 जाने के लिए इंटू 2 +1 करेंगे तो हो सकता है। चलो ठीक है भाई। अगर हमें 7 से 23 पर जाना है तो हमें क्या करना चाहिए। अब देखो 7 3 21 3 टाइम्स आएगा तो हम इंटू 3 कर दें, ठीक है, यहां इंटू 2 किया, इंटू 3 कर दें। अब 21 और 2 23 होता है तो 2 जोड़ने पर ये नंबर आ जाएगा। चलो ठीक है भाई, अभी तक सीरीज बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। यहां पर 2 का गुणा हुआ, 1 जोड़ा गया, यहां पर 3 का गुणा हुआ है और 2 जोड़ा गया है। आगे देखो, अगर हमें 23 से 95 लाना है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर यहाँ 3 से गुणा हुआ है तो इसमें हमें 23 में हमें 4 का गुणा करना चाहिए। अगर यहाँ हमारा 2 जुड़ा है तो यहाँ हमको 3 जोड़ना चाहिए, और सीधे हम इसमें टाइम ना वेस्ट करके सीधे हम आंसर की तरफ देखेंगे कि अगर हम इसमें 5 का गुणा, 95 में 5 का गुणा कर दें और 4 को जोड़ दें तो क्या आंसर मिल जाएगा। तो देखो 5 25 25 के कितना होता है भाई, 5 होगा, कैरी 2 हो गया, 5 9 45 और 2 कितना हो गया तो 47 हो गया, और इसमें कितना जोड़ना चाहिए, 4 जोड़ना चाहिए, आंसर हमें मिल जाएगा। अगर देखो 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, और 7 के साथ ही रहेगा और 4 का तो 4 ही रहेगा। सो आंसर यहाँ पर देखो 479, क्या यहाँ पर ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है 479। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा 479, राइट। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कुछ इस तरीके का अप्रोच आपको लगाना है अगर आपको नंबर सीरीज के सवाल मिलते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है, अगला क्वेश्चन जो हमको मिल रहा है वो आप देखो किस तरीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन मिल रहा है वो लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। ये देखो इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, आई थिंक 2 ही होना चाहिए इसमें, तो ये नहीं होना चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ट्राई कर लेता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। देखो अब मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ क्या है, n है, a है, राइट, फिर यहाँ पर मिल गया q और d, मैंने उसको हटा दिया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, w z, आगे क्या है z और m, ठीक है, 2 2 है तो 2 2 होना चाहिए, बीच में एक 3 कहां से आ जाएगा। देखो आप, हम पहले से कंपेयर करते हैं, दूसरे को दूसरे से करेंगे, इस तरीके से कुछ हमें आगे बढ़ना होगा। अगर देखो n से हमें q जाना है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर n से हमें q जाना है तो n होता है 14 पर, q होगा 17 पर, तो प्लस का हमें क्या करना है, 3 करना है।
और 1 से हमको 4 जाना है, तब भी हम प्लस का 3 करेंगे, मतलब दोनों में प्लस का 3 हो रहा है। अच्छा, अगर यहां पर देख लो क्या चल रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहां पर कर लेंगे। W से Z और J से क्या करना है, हमको यम तक जाना है। अब देखो J 10 पर होगा, यम 13 पर, तो प्लस का 3 करना होगा, और W 23 पर और ये है 26 पर, तो यहां भी प्लस का 3 करना है। इसका मतलब है कि यहां पर भी हमें प्लस का 3 ही करना होगा आंसर लाने के लिए, राइट। तो प्लस का 3 करना है, प्लस का 3 करना है। तो यहां पर देखो क्या है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। देखो आपका यहां क्या बनना है, 17 और 3 कितना हो गया, 20 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, तो 7 हो गया। सो हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा TG। तो TG हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है, आगे भी आप चाहो तो मैच कर सकते हो उसको, जैसे ये 20 3 23 है और 7 3 कितना है, 10 है, तो आगे भी 3 ही ऐड होगा। सो यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल हमने उसको रफ किया तो बिल्कुल सही किया, यहां पर ध्यान रखो, यहां पर दूसरा आंसर आपका बनेगा। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एनालॉगी का है, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर कॉमा ना होकर के ये साइन होना चाहिए था, ठीक है। चलो ठीक है, देखो यहां पर जो दिया गया है वो दिया गया है पक्षी का जो संबंध है वो मछली से जो होगा, सेम वही रिलेशन हवाई जहाज का किससे होगा। तो पहला जो ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है पनडुब्बी, दूसरा मिल रहा है मगरमच्छ, तीसरा मिल रहा है नाव, और चौथा मिल रहा है जलपोत। चौथा क्या मिल रहा है, जलपोत। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो पक्षी है वो ध्यान रखो, जो पक्षी है वो अगर आप देखें तो वो आसमान में उड़ती है, राइट। कहाँ उड़ती है, आसमान में। और जो मछली है, अच्छा वो मैंने हवाई जहाज से गेस किया है, आप ध्यान रखो, जो मछली है वो किधर रहती है, तो जल में। वो किधर रहती है, जल में, ठीक है। अब यहां पर अगर ध्यान दें आप, अगर आप यहां पर ध्यान दें तो इसका मतलब पक्षी किस में रहती है, पक्षी रहती नहीं है। पक्षी आप ध्यान रखो ज्यादातर वो आपको आकाश में उड़ते हुए दिखती है, तो मछली किधर तैरते हुए दिखती है, जल में। अब देखो हवाई जहाज भी किधर उड़ते हुए दिखती है, तो आकाश में। तो कौन सी ऐसी चीज है जो जल में तैरते हुए दिखती है, तो आप यहां पर ध्यान रखो ये होती है पनडुब्बी। क्या होगी, पनडुब्बी। अब ऐसे ध्यान रखो ये भी, ये कैसे हैं, ये जीवित होती हैं। जीवित मतलब बोले तो ये एक तरीके का, इसमें जान होता है, राइट, इन दोनों में जान होता है। तो ये इसमें तो जान होता नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने ये लगाया। अदरवाइज आप क्या करते, आप मगरमच्छ भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर मगरमच्छ आंसर नहीं होगा, ठीक है। और देखो नाव भी मैंने आंसर नहीं दिया, जलपोत इसलिए नहीं दिया है, नाव और जलपोत, क्योंकि ये ध्यान रखो कि हवाई जहाज ऊपर है, पनडुब्बी कहाँ रहेगी, पानी के नीचे से तैरेगी, राइट। तो अब देखो यहाँ पर आंसर कौन आ जाएगा, पहला। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाए। तो इस क्वेश्चन में जो दिया है, कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में कितनी बार 9 से पहले 6 या 1 आता है और उसके बाद 5 या 8 आता है। अब ध्यान रखो यहां पर क्या कह रहा है, निम्न श्रृंखला में कितनी बार 9 से पहले, यहां पर मैंने 9 लिखा, 9 से पहले हम किधर, पहले के लिए ये इधर पहले हो जाएगा, इधर अगर हम कुछ देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, बाद, इधर क्या होगा, बाद। तो कह रहा है कि 9 से पहले 6 या 1, किसकी बात कर रहा है, 6 या 1, 9 से पहले, और उसके बाद 5 या 8, उसके बाद 5 या 8। भाई देखो 9 से पहले 6 आएगा तो भी उसको हम काउंट करेंगे, 1 आएगा तो भी काउंट करेंगे, 9 के बाद 5 आएगा तो भी काउंट करेंगे, 8 आएगा तो भी काउंट करेंगे, ठीक है। यहां पर निगेटिव कोई भी बात नहीं बोली गई है, बस ये बोला है कितने ऐसे 9 हैं, 9 से पहले 6 या 1, 9 के बाद 8, 5 या 8 होगा। अब जरा देखना शुरू करो कि 9 कहाँ है, तो 9 देखो यहां पर आपको मिल रहा है, ठीक है। क्या 9 के पहले 8 या 1 है, तो 8 हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहां पर, ध्यान रखो, 9 के पहले 8 मिल रहा है, उसके बाद 5 या 8 है, तो बिल्कुल है। 9 के पहले हमको क्या 6 और 1 चाहिए, तो भाई 9 के पहले 6 नहीं है, ध्यान रखो, तो इसको हमें नहीं लेना है, ठीक है। अब आगे देखो 9 कहां पर है, तो यहां पर है। 9 के पहले 6 मिल रहा है क्या, तो मिल रहा है।
9 के बाद 8 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो ये इसको हमें कंसीडर करना है, तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, आगे देखो 9 यहां है, ठीक है, 9 के पहले क्या है, 1 है, बाद में क्या है, 8 है, तो इसको भी रख लो आप। आगे देखो 9 है, ठीक है, तो 9 के पहले क्या 6 या 1 है, तो नहीं है, इसको नहीं रखना है। ठीक है, आगे भी 9 मिल रहा है, तो 9 के पहले 6 मिल रहा है, 9 के बाद 5 या 8, 5 भी मिल रहा है, तो इसको भी रख लो। कितने हो गए, 1 2 3, तो कितने मिल गए हमको, 3 मिल गए। तो आपका जो विकल्प 3 है वो सही है, विकल्प 3 हमारा सही आंसर होगा। राइट, चलिए अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल जो दिख रहा है वो ध्यान रखो, वो आपका दिख रहा है चिकित्सक है, रोगी है और राजनीतिज्ञ है, और पूछ रहा है कि उससे कैसे। तो जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध रोगी से है, यानी जो डॉक्टर का संबंध पेशेंट से है, उसी प्रकार राजनीतिज्ञ का संबंध हमें आगे बताना है। राइट, चलो भाई फटाफट अब आंसर करोगे। ठीक है, उसी प्रकार राजनीतिज्ञ का संबंध हमें बताना है। ठीक है, देखो चिकित्सक यानी डॉक्टर, चिकित्सक यानी डॉक्टर, रोगी यानी पेशेंट। ठीक है, राजनीतिज्ञ तो आप जानते ही हो। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है कि जो राजनीतिज्ञ है उसका संबंध किससे है। राइट, अब यहां पर समझो चिकित्सक जो है वो रोगी का इलाज करता है, यानी ध्यान रखो, तो रोगी के लिए कौन होता है, चिकित्सक होता है। ठीक है, तो राजनीतिज्ञ किसके लिए होगा, वैसे तो होना चाहिए जनता, तो जनता तो इसमें है नहीं, अब नेता के लिए तो होगा नहीं। ठीक है, पद के लिए होगा नहीं, चुनाव के लिए होगा नहीं, फिर हमारे पास ऑप्शन एक ही बता है, वो है मतदाता। ठीक है, होना वैसे चाहिए था पब्लिक, क्या होना चाहिए था, पब्लिक यानी जनता। ठीक है, किसके लिए, जनता। अब जनता में सारे लोग तो मतदाता होते नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर हमें मानना है कि मतदाता ही होगा, क्योंकि और कोई हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर कौन आ जाएगा, 4। ठीक है, आंसर कौन होगा, 4। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो कोडिंग का क्वेश्चन है, और अगर आप देखें तो यहां पर जो कोडिंग दिया गया है उसमें कह रहा है कि मिलिट्री, राइट, इसका जो कोड है वो है 1 2 3 2। अब देखो 2 बार आई आया तो दोनों बार उसका कोड क्या है, 2 है। राइट, आगे 4 5 6 7। राइट, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई लिमिट का कोड क्या होगा। ठीक है, LIMIT इसका कोड। अब सिंपल आप समझ लो कि इनके कोड पूरी तरीके से इसमें मिल रहा है, इनके जो लेटर हैं वो पूरी तरीके से यही मिल रहे हैं, तो कोड भी वही होएगा। देखो जैसे आई है, आई का कोड क्या है भाई, 2 है। अब यहां पर देखो यल है, तो यल का कोड कितना है, 3 है। फिर यम आ गया, तो यम का कोड कितना है, 1 है। ठीक है, फिर आई आ गया, तो आई का कोड क्या है, 2 है। टी आ गया, तो टी का कोड क्या होगा, 4 होगा। सो ऑप्शन में देखिए 3 2 1 2 4, 3 2 1 2 4, 3 2 1 2 4 विकल्प 1 में है, 3 2 1 2 4 विकल्प 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और उसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप देखो ये क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है वो क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ठीक है, और ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर करेंगे आप। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे आप। चलिए, और सेशन को फटाफट शेयर करिए और लाइक करिए। और हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है। इसमें कह रहा है कि एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले, देखो शाम का समय है तो आपको यहां पर ध्यान रखना, और सूर्यास्त से पहले बोल रहा है, अच्छी बात है। हमने आपको बताया था, ध्यान रखिए, इसके पहले भी हमने आपको बताया है, अगर सुबह का समय होता है, ठीक है, तो सूर्य निकलता है किधर, सुबह का समय होगा, तो जो सूर्य होगा
वो किधर निकलेगा? तो भाई ईस्ट में निकलता है। किधर निकलेगा? ईस्ट में, यानी पूरब में। अब ध्यान रखिए, ये सूर्य इधर निकलता है तो परछाई किधर होती है सुबह के समय? सुबह के समय परछाई कहां बनेगी? ठीक है, ये मैंने कहा कि सूर्य किधर होगा? ईस्ट में होगा। तो परछाई किधर होगी? ठीक इसके अपोजिट, यानी वेस्ट में। किधर होगी? वेस्ट में। ठीक इसका उल्टा होता है, अगर शाम का समय हो तो जो परछाई है वो किधर बनती है? तो वो बनती है ईस्ट में। परछाई की बात कर रहा हूं, ईस्ट में, यानी पूरब में। परछाई किधर बनेगी शाम के समय? पूरब में। ध्यान रखो, सूर्य किधर होता है? तो भाई सूर्य होता है आपका वेस्ट में। सूर्य किधर होता है? वेस्ट में। ठीक है, परछाई उसके अपोजिट बनती है। देखो, परछाई बनने के लिए ध्यान रखिएगा, परछाई हमेशा सूर्य जिधर से सनलाइट आएगी उसके ऑपोजिट बनती है, उसके विपरीत बनती है परछाई, यानी शैडो, यानी शैडो। अब एक बात हमारा यहां पर क्लियर हो गया है कि ध्यान रखिए कि एक दिन शाम को सूर्यास्त के पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे। ठीक है, आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे। यदि अब देखो शाम का समय है तो आपको क्लियर है कि परछाई किधर बनेगी? परछाई आपकी बनेगी किधर? पूरब में। ये आपको दिमाग में रखना है। यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर, किसके बाईं ओर? रमन के बाईं ओर। अब यहां पर ध्यान रखो, परछाई बाईं ओर पड़ रही थी तो रमन के बाईं ओर परछाई पड़ रही थी। अब मान लो कि रमन आप हो, उसके बाईं ओर परछाई पड़ रही है, तो उसके बाएं, सबसे पहले देखो उसके बाएं कौन सी दिशा होगी? उसके बाएं जो दिशा होगी वो होगी पूरब। ठीक है, क्योंकि परछाई किधर बनेगी? पूरब में बनेगी, हमने पहले ही गेस कर लिया। तो पूरब की तरफ रमन का बायां हाथ होगा, पूरब की तरफ रमन का बायां हाथ होगा। आप सबको पता है, ये गेस अपने बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर बाएं हाथ होगा दाहिने वेस्ट होगा, उसका हाथ अगर बाएं हो और उसके राइट में क्या हो? वेस्ट हो, तो उसका फेस किधर जाएगा? साउथ में। मतलब जो रमन है उसका फेस किधर होगा? साउथ में। अब एक बात और ध्यान रखना, तो अर्जुन का फेस किधर होगा? नॉर्थ में। ठीक है, अब इतना आपने गेस कर लिया तो आंसर भी आपको पता चल गया होगा। तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है? नॉर्थ की दिशा की ओर मुख करके बैठा है, उत्तर दिशा की ओर। किधर? उत्तर दिशा की ओर। ऐसे सवाल में अगर आपको ये बात क्लियर है तो ध्यान रखिएगा, और कुछ भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आंसर पर ही टिक करोगे। ठीक है, हमने केवल इतना ध्यान रखना है कि किसके बाएं दाएं परछाई बन रही है। रमन के बाएं बन रही थी तो रमन के बाएं हमने मान लिया कि क्या होगा? पूरब होगा। अगर बाएं पूरब है इसका मतलब है कि रमन देखेगा किधर? रमन किधर देखेगा? रमन देखेगा, ध्यान रखिएगा, साउथ की तरफ। तो अर्जुन देखेगा किधर? नॉर्थ की तरफ, यानी उत्तर की तरफ। तो आंसर भी क्या आएगा? उत्तर। चलिए अगले सवाल पर आइए। अगला जो सवाल आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि ए और बी विपरीत दिशाओं में आरंभ करते हैं। क्या आरंभ करते हैं? अरे भाई चलना आरंभ कर रहे होंगे। ठीक है, ए और बी विपरीत दिशाओं में आरंभ करते हैं, चलना आरंभ करते हैं। यहां पर मान लो चलना आरंभ करते हैं। ठीक है, चलना आरंभ करते हैं। ठीक है, आरंभ करते हैं। अब देखो कह रहा है कि ए अब विपरीत दिशा में जा रहा है, इसने डायरेक्शन नहीं बताई, चलो कुछ भी ले लो आप। कह रहा है कि ए 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता। अब मान लो, मानना ही पड़ेगा, ये एक पॉइंट है। जब भी वो चलेंगे या कोई भी बंदा चलता है, कोई भी पर्सन चलता है, तो वो एक पॉइंट से चलता है। अब इस पॉइंट से मान लीजिए ये चलना शुरू किया, ए इधर जा रहा है, बी इधर चल रहा है, तो विपरीत दिशा में ही तो चलना आरंभ करते हैं। अब उसने बोला कि ए 3 किलोमीटर, ए कितना चला? 3 किलोमीटर। बी 4 किलोमीटर, ये मान लो बी है, बी कितना चल रहा है? 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 4 थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर ए दाईं ओर घूम जाता है, ए दाईं ओर घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब ये कितना जा रहा है? 4 जा रहा है, मान लो इतना 4 हो गया। ठीक है, जबकि बी बाईं ओर घूम गया और वो कितना जाएगा? 3 जाता है। कितना चला गया? ये 3 चला गया।
ठीक है। दोनों आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं, ध्यान रखो दोनों आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं। तो भाई ये 3 हो गया। अब ध्यान रखो यहां से डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ये वाली डिस्टेंस यहां से पूछ रहा है। पाइथागोरस आप लगा लो, ठीक है। आपने ध्यान रखा होगा ये क्या है, ये कर्ड है, ये क्या है, कर्ड है। आपने पढ़ा होगा ये आधार है, ठीक है, ये है लंब, ठीक है। आप आसान भाषा में समझो, हमने आपको बताया था कि अगर कर्ड बराबर आपको निकालना है तो आप आधार, ठीक है, प्लस लंब, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर लो, इसको रूट के अंदर रखो, राइट। अब देखो यही सेम हमें ट्रिक लगाना है, तो आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का, चूंकि दोनों में 3 और 4 है तो एक निकालोगे, आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर और इसका निकाल लो रूट, राइट। तो 16 और ये हो गया 9, हो गया 25। तो भाई 25 का अगर आप रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। सो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना आएगा, 5 किलोमीटर। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये बात पता है कि ये कैसे करते हैं तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में पहले ही आ गया होगा। ध्यान रखिए, ये तो मैंने आपको करने के लिए बता दिया कैसे होता है। अदरवाइज आपको इतनी चीज यही कर लेनी है कि ये 16, ये 9, 25, कितना आ गया, 5। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5, ठीक है, और ये भी हो जाएगा 5। तो ये चीज हमको बिल्कुल क्लिक करनी है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम के अंतिम पड़ाव पर हम लोग। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर कह रहा है निरक्षरता शिक्षण रोग, ठीक है। रोग के लिए क्या होगा, ठीक है। देखो जो भी निरक्षर है उसके लिए शिक्षा की जरूरत है, शिक्षण की जरूरत है, ठीक है। जो रोगी है उसके लिए किसकी जरूरत है, उसके लिए भाई दवाई की जरूरत है। किसकी, दवाई की। ध्यान रखो किसकी जरूरत है, दवाई की जरूरत है। तो इसका मतलब आपका जो विकल्प है वो 4 विकल्प बिल्कुल सही है। 4 विकल्प 4 क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। निरक्षरता किससे जाएगी, शिक्षण से जाएगी। रोग किससे जाएगा, दवाई से जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर 4 सही है। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। और इसमें कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन होगा। देखो हमने इसके पहले भी क्लासेस में कराया है, और यहां फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर राइट की बात किया है, ठीक है। किसकी बात किया है, राइट की। देखो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां, तो दाईं का मतलब क्या है, राइट। इसका भी मतलब क्या है, राइट, ठीक है। तो राइट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि दाएं से 10वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है, तो माइनस हो जाएगा। यानी 10 में से आप कितना माइनस करोगे, 5। 10 में से 5 गया, कितना हो गया, तो 5 हो गया। 10 में से 5 गया, कितना आ गया, 5। 5 हम किधर से काउंट करें, तो भाई दाहिने से 5 काउंट कर लो। दाहिने से कितना काउंट करोगे, 5। अब दाहिने से 5 क्या होता है, ईवी, तो आंसर क्या आएगा, वी। आंसर क्या आएगा, वी। अब यहां पर ध्यान रखो हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी आंसर आप इजी तरीके से दे सकते हो बिना कॉपी पेन लगाए। लेकिन अब जरा समझो इस क्वेश्चन को किया क्या गया। इसमें कुछ भी नहीं किया गया। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश क्या होता है, फर्स्ट हाफ की बात कर रहा है। अगर ए से लेकर के जेड तक है तो प्रथम अर्धांश यानी ये 26 हो गए। फर्स्ट हाफ जो होगा वो 13 तक होगा, यानी यम तक ही होगा। यहां पर फर्स्ट हाफ कहां तक जाएगा, यम तक जाएगा। और यन से आगे देखो सेकेंड हाफ हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हाफ हो जाएगा। तो भाई देखो इसमें 10 तक ही गया, दाहिने से 10 तक ही गया, और 10 तक ही गया तो ये फर्स्ट हाफ को चाहे रिवर्स करे चाहे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैंने वहां पर कुछ करने की कोशिश नहीं की। अब यहां से पहले 10 गया, फिर 5 गया, तो 5 राइट से आपको 5 काउंट करना होता है।
अगर आप ध्यान दो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और आप यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 आंसर हो जाएगा। फिलहाल लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा आपको प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट याद होने चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जैसा कि मैंने करके दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट सेशन को शेयर भी करते रहेंगे। हम लोग क्वेश्चन पर आ गए हैं और ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। किसका सवाल हमें दिख रहा है? तो हमें कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिख रहा है, तो फटाफट आंसर करेंगे आप, फटाफट आप आंसर करिए। चलिए फटाफट आंसर करिए आप। चलिए भाई फटाफट आंसर करेंगे आप। देखिए क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया है ACTOR एक्टर, राइट। इसकी जो कूट लिपि है यानी इसका जो कोड लिखा गया है वो कोड इसका क्या लिखा गया है, देखो आप, तो कोड लिखा गया Z और क्या है X और GLI, ये इसका कोड है। अब जरा हम इसको डिकोड कर रहे हैं क्योंकि और एक और दिया गया है, पहले हम इसी को कर लेते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज आ रहा है। देखो आप, देखो A से जब Z जाओगे ना तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, और C का जो X है वो भी एक दूसरे के विपरीत है, T का जो G है वो भी विपरीत है, O का L है वो भी विपरीत है, R का I विपरीत है, यानी ये क्या है, विपरीत अक्षर लिखा गया है। यानी जब हम डिकोड करेंगे तो क्या है, विपरीत यहां पर अक्षर लिखा गया, ऑपोजिट लेटर है, राइट। कैसे हैं ऑपोजिट लेटर? अगर आप यहां पर भी देखोगे B का ऑपोजिट Y होता है, L का, ये क्या दे दिया भाई, मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं वो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? आंसर करके देखें, P का K हो जाएगा, ठीक है, E का V हो जाएगा, N का M हो जाएगा, C का X हो जाएगा, I का R हो जाएगा, L का O हो जाएगा। किसी में अगर KVMXRO, KVMXRO, KVMXRO ये मिल तो रहा है, KVMXRO, बट वो क्या दे दिया, अच्छा जरा उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाय मिस्टेक तो नहीं आ गया, देख लेते हैं भाई। वो लिखा गया BLOCK, ब्लॉक लिखा गया है, Y है, L लिखा गया, L लिखा गया और C लिखा गया, नहीं 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 नहीं, ओहो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये बाय मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखिएगा, वो गलती से ही हमको लग रहा है टाइपिंग में गलती से आ गया है, ठीक है, क्योंकि 4 तो आएगा नहीं, आएगा तो इधर भी 5 आएगा। अब यहाँ पर देखो बाय मिस्टेक लिख दिया होगा, ठीक है। देखो आप, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया क्योंकि ऑपोजिट ही नजर आ रहा है, तो ऑपोजिट ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी इसने यहाँ तक तो ऑपोजिट लिया ही है, B का Y। अब L का O लेना चाहिए था, O नहीं ले करके फिर O का L इसने लिया है, ठीक है, और C और K वहां पर लिख दिया है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, कोई नहीं, चलो हम लोगों ने इसे करेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर विपरीत लग रहा है, तो आंसर क्या आएगा, विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल जो है वो आपका सीरीज का है, तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है B है, फिर F है, फिर K है, फिर Q है और आगे क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, राइट, आगे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। चलिए अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 2 पर होता है, ये 6 पर होता है, ये 11 पर, ये 17, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। जब आपके दिमाग में चल रहा होगा तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। जैसे 4 से जब 6 जाओगे तो आपको +4, 2 से जब आप 6 जाओगे तो प्लस का 4 करना होगा, आगे 6 से 11 जाओगे तो प्लस का 5 करना होगा, 6 5 11, और यहाँ पर 11 से 17 जाओगे तो 6 जोड़ना पड़ेगा, और आगे आपको क्लियर हो गया होगा कि 7 ही जोड़ना है। तो ध्यान रखो 7 दूना 14 यानी 24 आएगा, 24 बोले तो x, तो आपका आंसर भी क्या बनेगा, विकल्प 1 बनेगा, यानी सही उत्तर जो है वो है x, राइट, क्या है वो, x है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और फटाफट आप आंसर करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आंसर करो फटाफट।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस प्रकार सभा का संबंध सभापति से है उसी प्रकार समाचार पत्र का संबंध किससे है। देखो, सभा को कौन मैनेज करता है, कौन संबोधित करता है, तो सभापति। ठीक है, समाचार पत्र को कौन मैनेज करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। उसी प्रकार, ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप सबको पता है कि समाचार पत्र को कौन देखता है, तो वो संपादक देखता है। कौन देखेगा, संपादक देखेगा। ना तो मुद्रक है, ना वितरक है, ना ही पाठक है, तो कौन होगा, संपादक। क्योंकि यहाँ पर सभा है और सभा को कौन देख रहा है, सभापति। कौन है, सभापति। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा विकल्प 1। चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं। चलो फटाफट आंसर करेंगे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन के देखें तो ये तर्क का सवाल है। किसका है ये, तर्क का सवाल है। तो भाई देखो, कथन और तर्क पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, आर्गुमेंट्स पर। तो हमने आपको बताया है पहले ही कि आर्गुमेंट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। और ध्यान रखो, पॉजिटिव नेगेटिव में ज़रूरी नहीं है कि जो पॉजिटिव है वो सही होगा, नेगेटिव है वो गलत होगा। तो यहाँ तो पहली बात तो सही गलत नहीं होता है। जो तर्क होगा वो या तो कमज़ोर होगा या तो वो ठोस होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ठोस बोले तो स्ट्रॉन्ग, कमज़ोर बोले तो वीक। ठीक है, अब उसको अलग अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ठोस को देखो प्रबल भी यहाँ लिखा गया है। क्या लिखा गया है, प्रबल। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, प्रबल लिखा जा सकता है। ठीक है, अब उसको स्ट्रॉन्ग भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं के निधन पर, अब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता की बात कर रहा है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की जानी चाहिए। सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की जानी चाहिए। अब महत्वपूर्ण नेता जैसे कि हमारे देश में बहुत है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्या इनके निधन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की जानी चाहिए। अब जैसे बहुत ऐसे नेता हैं जिनकी डेथ होती है तो राष्ट्रीय शोक के तौर पर आप देखो 1 दिन 2 दिन की छुट्टी की जाती है, बहुतों को तो 2-3 दिन की छुट्टी कर देते हैं लोग। अब इसमें जो पहला तर्क है, कह रहा है कि नहीं, ऐसे गैर नियोजित अवकाश राष्ट्रीय प्रगति को बाधित करते हैं। क्या ये बात सही नजर आ रही है कि गैर नियोजित जो भी अवकाश होंगे वो राष्ट्रीय प्रगति को बाधित करते हैं। बात तो सही कह रहा है, इसके आर्गुमेंट्स सही हैं, राष्ट्रीय प्रगति को बाधित करते हैं। आप इस पर जरा फोकस करिएगा, राष्ट्रीय प्रगति। अब भाई अगर मान लो कि कोई नेता की डेथ हो गई, आकस्मिक, ध्यान रखना, छुट्टी ये दी जाती है। तो अब मान लीजिए कि आज शाम को बोला गया कि भाई कल जो है शाम को, क्या अचानक सुबह ही बोला गया कि आज जो है पूरा देश बंद रहेगा 2 दिनों के लिए, या बोला गया कि 1 ही दिनों के लिए बंद रहेगा। उसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो रुक जाएंगे। ठीक है, जब लोग अपने ऑफिस में नहीं जाएंगे तो राष्ट्रीय प्रगति की क्या हो जाएगा, बाधित तो होगा ही, क्योंकि वहां पर डिले होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे जो उस पर ध्यान रखिए। बट ऐसा होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर तर्क सही दिया गया तो हम कहेंगे कि ये तर्क ठीक है, तर्क सही दिया गया है। ठीक है, हमें ये नहीं किसी के उसके साथ नहीं जाना है, भावनाओं के साथ नहीं जाना, ध्यान रखना। पहला कह रहा है कि, दूसरा कह रहा है कि हाँ, लोग दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने का केवल यही एकमात्र तरीका नहीं है कि अवकाश घोषित कर दिया जाए तो पूरा देश श्रद्धांजलि देने पहुंच जाएगा, तो फिर वहाँ पर और ही प्रॉब्लम आएंगी। तो यहाँ पर दूसरा वाला उतना वैलिड नहीं है, ध्यान रखिएगा, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट कौन सा है, पहला है। तो इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, वैलिड तर्क के साथ, वही हमारा सही विकल्प बनता है। तो आप देखो केवल पहला यहाँ पर प्रबल है, तो हम यहाँ पर आंसर करेंगे कि केवल विकल्प 1 जो है वो सही है। चलो भाई दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं।
चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर। और दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो कथन और निष्कर्ष है, तो फटाफट इसका आंसर करेंगे आप लोग। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए इसका, चलिए फटाफट आंसर करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, ये न्याय निगमन का सवाल है, तो कह रहा है कि सभी बिल्लियां जानवर है। तो पहले हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लें, फिर आंसर करेंगे हम लोग। कह रहा है कि सभी बिल्लियां क्या हैं, जानवर हैं। तो ये हमने बनाया, ये मान लो बिल्ली हो गई, ठीक है, और सभी बिल्ली क्या हैं, जानवर हैं, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में बनाना चाहिए। एक काम करता हूँ मैं, हिंदी में दिया है तो हिंदी में ही ऐसा लिखता हूँ। ये क्या है, ये बिल्ली है, ये हो गया जानवर, ठीक है। सभी बिल्लियां क्या हैं, जानवर है। कोई जानवर आदमी नहीं है, तो कोई जानवर क्या नहीं है, आदमी नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो पहला निष्कर्ष है वो कह रहा है कि कुछ बिल्लियां आदमी हैं। देखो बिल्ली इधर है, आदमी इधर है। जब जानवर की दुश्मनी आदमी से हो गई है तो बिल्ली की भी दुश्मनी किससे होगी, आदमी से होगी। मतलब बिल्ली क्या है, जानवर है, और जानवर की दुश्मनी अगर आदमी से है, इसका मतलब बिल्ली की ऑटोमेटिक दुश्मनी किससे हो जाएगी, आदमी से। इसका मतलब ये है उसमें कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं होगा। जैसा कि कह रहा है कि कुछ बिल्लियां आदमी हैं, बिल्कुल नहीं, कोई बिल्ली आदमी नहीं है, ये बात सही है। यहां पर कह रहा है कि कुछ जानवर आदमी नहीं है, तो भाई कोई जानवर आदमी नहीं है तो कुछ जानवर भी आदमी नहीं होगा, ये निष्कर्ष बिल्कुल सत्य है। तो केवल निष्कर्ष दूसरा अंतर्निहित है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। तो ध्यान रखो, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी विकल्प 2 यहां पर बिल्कुल सही है। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं, और सेशन को आप फटाफट शेयर करते रहिए, बाकी लोगों तक पहुंचिए। अब देखो यहां पर study91pro.com पर जाइए, वहां पर 200 प्लस टेस्ट अवेलेबल हैं। आप चाहें तो उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे, तो इसको स्कैन करिए और ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, या आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका कोडिंग का है। यहाँ पर लिखा है NOIDA, नोएडा, इसका कोड है 39658, ठीक है, ये इसका कोड है। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है INDIA, इंडिया का कोड बताइए क्या होगा। तो देखो आप, क्या इंडिया में वही सारे लेटर हैं जो नोएडा में हैं। देखो आप, जैसे आई है तो आई का कोड अगर हमने मान लिया 6 है, मान लिया 6 है, क्योंकि अभी हमने डिकोड किया नहीं है, 6 है, हमें ऑप्शन में दिख रहा है तो हमने गेस कर लिया। देखो यहां पर क्या है, n है, n का हमने क्या ले लिया 3, d है तो d का भी ले लिया 5, i है तो i का ले लिया 6, a है तो a का ले लिया 8। तो क्या ये विकल्प हमारे विकल्प में, क्या ये आंसर हमारे विकल्प में दिख रहा है, 63568, 63568, 63568, बिल्कुल। तो यहां पर ध्यान रखना, ये सारे लेटर इसमें मौजूद थे, तो हमने ये माना कि उनका कोड उनके सामने ही दिया गया होगा। तो इससे क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी तरीके से आ गया। तो विकल्प 3 यहां पर आपका सही उत्तर है। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए कह रहा है कि समुद्र है, झील है, महासागर है और नदी है। इसमें कह रहा है कि बेमेल जो शब्द हैं उनको बताइए क्या है, यानी इसमें से जो भिन्न है वो हमको बताना है। भिन्न या असंगत, असंगत ये आपसे पूछ रहा होगा, क्या असंगत, जो अलग है। एक तरीके का समझ लो ये क्लासिफिकेशन है। तो देखो समुद्र, झील और महासागर, अगर समुद्र, झील और महासागर की हम बात करें और नदी की बात करें, देखो नदी में जो पानी है वो पानी बहता हुआ होता है, राइट, बहता हुआ पानी इसमें आपको देखने को मिलता है नदियों में, ठीक है। और नदी देखो एक जगह से दूसरी जगह तक आपको खूब मिलती है, लेकिन यहां पर ध्यान रखो झील वैसे ही कृत्रिम भी होती है, ठीक है,
और कुछ तो झीलें जो है वो नहीं, कुछ झीलें जो है कृत्रिम भी बनाई जाती हैं और यहाँ पर प्रकृति द्वारा भी झील देखने को मिलती है। समुद्र भी वैसे ही होता है। ध्यान रखो, झील से झील एक छोटा होगा हमारे ख्याल से, और समुद्र उससे बड़ा, और उससे बड़ा कौन होगा? महासागर। अब यहाँ पर नदी बिल्कुल अलग नजर आ रही है, तो हमारा विकल्प भी क्या होगा? हमारा विकल्प यहाँ पर जो बनेगा वो 4 बनेगा, यानी नदी बनेगा, क्योंकि इसमें पानी क्या होता है? बहता हुआ होता है। और ध्यान रखो, उसमें पानी बहता नहीं है, उसमें पानी होता है, राइट। यहाँ पर पानी, नदी का पानी क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है बहते हुए नेचुरली, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी बच्चे हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो आप समझिएगा यहाँ पर ए और बी क्या है? बच्चे हैं। तो हमने बना लिया कि भाई ए और बी कौन है? बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? तो सी के बच्चे हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया सी के बच्चे हैं। आप सबको पता है कि ये हम लोग फैमिली ट्री बना रहे हैं, सी के बच्चे हैं। यदि सी माता है बी की, सी माता है किसकी? माता है, मतलब यहाँ माइनस में लगा रहा हूँ, माइनस इसलिए कि माइनस का मतलब क्या है? महिला। क्या है? महिला। और प्लस का मतलब क्या है? पुरुष। प्लस का मतलब क्या हुआ? पुरुष हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो सी माता है किसकी? बी की। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल बनाया है, सी माता है किसकी? बी की। और जबकि सी के यही दोनों बच्चे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। तो ए अगर पुत्री नहीं है मतलब ये क्या होगा? पुत्र होगा। आपको तुरंत गेस करना है। बी के बारे में अभी बताया नहीं कुछ, ठीक है। आगे कह रहा है कि तो सी और ए के बीच क्या संबंध है? सी और ए में क्या संबंध है? ठीक है, सी और ए में क्या संबंध है? तो भाई माता और पुत्र का होगा, और क्या? माता और पुत्र का होगा। इसके लिए अगर आप फैमिली ट्री नहीं भी बनाते तो भी आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। माता और पुत्र का संबंध यहाँ पर होगा, तो विकल्प 3 यहाँ पर सही है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ पर ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैथ्यू ने अपने मित्र श्याम से, श्याम होना चाहिए था, श्याम, ठीक है, श्याम मान लो। ये क्या है? श्याम। शाम भी हो सकता है उसका मित्र, शाम ही रखो नाम उसका, ठीक है। मैथ्यू ने अपने मित्र शाम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, कि उस लड़की का पिता, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा कर रहा है, ये फोटोग्राफ है, और कह रहा है कि मैथ्यू ने अपने मित्र शाम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? कि उस लड़की का पिता, ये एक लड़की है फोटोग्राफ में, और इस लड़की का जो पिता है मेरी माता का इकलौता पुत्र है। किसकी? मेरी माता का इकलौता पुत्र है। ध्यान रखिए, किसके माता का? मैथ्यू के माता का इकलौता पुत्र। अब ध्यान रखो, मैथ्यू के माता का इकलौता पुत्र कौन होगा? मैथ्यू खुद होगा, ठीक है। अगर वो एक पुरुष है तो मैं यहां मान लेता हूं कि एक पुरुष है, मैथ्यू के माता का इकलौता पुत्र है। अब कौन है वो? इस जो फोटोग्राफ में लड़की है उसके पिता की बात कर रहा है, मतलब ये मैथ्यू खुद है। ये कौन है? मैथ्यू खुद है। यानी देखो ध्यान रखो, कह रहा है कि उस लड़की का पिता मेरे माता का इकलौता पुत्र है। मैथ्यू इसका मतलब अपने माता का इकलौता पुत्र खुद है, वही उस फोटोग्राफ वाली लड़की का पिता है। तो वह फोटोग्राफ किसका है? मैथ्यू के बेटी की है, राइट। मैथ्यू के पुत्री का है वो फोटोग्राफ। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? विकल्प 3 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें दिया नागरिक, शिक्षक और लोग। क्या दिया हुआ है? नागरिक, शिक्षक और लोग। चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन की तरफ। तो ये लॉजिकल वेन डायग्राम का सवाल है, तार्किक वेन आरेख।
तो नागरिक, शिक्षक और लोग। अब ध्यान रखिएगा, लोग मतलब कौन है? लोग मतलब क्या है? पब्लिक पूरी, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसे होते हैं, पब्लिक में कौन है, कुछ को नागरिकता मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है, ठीक है। कुछ यहाँ के नागरिक होंगे, कुछ नहीं होंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब है कि एक जो हमें वेन डायग्राम बनाना है वो ऐसे ऑल का बनाना है। कैसे बनाना? ऑल का। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? लोग को। किसको? लोग को, ठीक है। अब लोग में कौन होगा? देखो, नागरिक भी लोग में ही आएंगे और शिक्षित भी लोग में आएंगे। अब जरा हम देखें तो अब यहां पर ध्यान रखो, जितने भी लोग शिक्षित हैं वो लोग में ही आएंगे। सारे शिक्षित किस में आएंगे? लोग में आएंगे, पीपल में आएंगे, राइट। किस में आएंगे? पीपल में आएंगे। यानी इसके अंदर एक शिक्षित बनेगा और नागरिक भी किस में आएंगे? लोग में ही आएंगे। अब जरा शिक्षित और नागरिक का रिलेशन अगर आप देखोगे तो क्या सारे नागरिक शिक्षित होंगे? नहीं, कुछ नागरिक शिक्षित होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके बीच में सम का रिलेशन बनाओगे। एक किसके लिए होगा? नागरिक के लिए। किसके लिए? नागरिक के लिए। दूसरा किसके लिए होगा? शिक्षित के लिए। शिक्षित के लिए। तो हमारा विकल्प कौन सा बनेगा? विकल्प बनेगा 4, क्योंकि ध्यान रखिए इसमें ये नागरिक हो गया, ये शिक्षित हो गया, ठीक है, और ये लोग हो गया। ये कौन हो गया? लोग, ठीक है। तो विकल्प 4 यहां पर सही है। अगले सवाल पर आते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? राजनीतिज्ञ है, कवि है और महिला है। क्या दिया है? राजनीतिज्ञ है, कवि है और महिला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सभी महिलाएं कवि होती हैं, तो आपके अंदर से जवाब आएगा नहीं। हम पूछे क्या कुछ महिलाएं कवि होती हैं, तो आपका अंदर से जवाब आएगा यस। तो हम ये बना सकते हैं कि कुछ जो महिला है वो कौन होंगी? वो कवि होंगी। क्या होंगी? कवि। ये बिल्कुल क्लियर है। अब सेम सवाल हम राजनीतिज्ञ के लिए करें कि क्या सभी राजनीतिज्ञ महिला होते हैं या कुछ राजनीतिज्ञ महिला होते हैं? तो भाई कुछ राजनीतिज्ञ महिला होते हैं। अगर आप राजनीतिज्ञ और महिला में बनाओगे तो आपका आंसर, आपका ऐसा ही वेन डायग्राम बनेगा। लेकिन राजनीतिज्ञ और कवि का बना के देखो, राजनीतिज्ञ और महिला का देखो, ये बन रहा है। अब यहां पर आ रहा है कि क्या सभी राजनीतिज्ञ कवि होते हैं या कुछ राजनीतिज्ञ कवि होते हैं? तो कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो कवि भी होते हैं और राजनीतिज्ञ भी होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये बनाना चाहिए, और ये हम किसके लिए बना रहे हैं? राजनीतिज्ञ के लिए। किसके लिए? राजनीतिज्ञ के लिए बना रहे हैं। तो हमारा विकल्प 1 बनेगा। यानी कुछ राजनीतिज्ञ क्या होंगे? कवि होंगे। कुछ कवि क्या होंगे? राजनीतिज्ञ होंगे। कुछ कवि क्या होंगे? महिला होंगे। कुछ महिला क्या होंगी? कवि होंगी। कुछ कवि क्या होंगे? कुछ महिला क्या होंगी? राजनीतिज्ञ होंगी। कुछ राजनीतिज्ञ क्या होंगे? कवि होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे वो तीनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो ये छोटा जो है वो उसके लिए रिप्रेजेंट कर सकता है। चलो भाई, यहां पर विकल्प हमारा 1 बना। अगले सवाल पर आते हैं। और ये जो सवाल हमें दिख रहा है वो आपका जो क्वेश्चन मिल रहा है ये नॉन वर्बल का सवाल है। तो जरा फटाफट आप आंसर करिएगा कि यहाँ पर क्या हमारा आंसर बनने वाला है। चलिए, अब आप देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रहा है, ये क्वेश्चन आपका आपको आकृति पूरा करनी है। क्या करना है? आकृति पूरा करनी। सिंपल यहाँ पर समझो, यहाँ पर जो स्टार टाइप का बन रहा है, तो पहले में तो स्टार टाइप है नहीं, मतलब आंसर नहीं होगा। इसमें सिंगल स्टार दिया है तो कितने बनने चाहिए? तो 2 होने चाहिए, क्योंकि देखो इस वाले में भी 2 हैं, तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, तो 1 सिंगल दिया। ये जो लाइन है वो आपको डार्क लाइन आपको दिख रही है। ये वाली लाइन कैसी है? डार्क लाइन है। तो ये डार्क लाइन होना चाहिए, इसमें तो डार्क नहीं। ये क्लियर है कि आंसर यही होगा। बाकी हमने ऐसे एलिमिनेट किया तो आंसर बन गया। तो आंसर क्या हो गया? 4। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि समस्या आकृति का अध्ययन करें और उत्तर आकृति में से एक विकल्प की पहचान करें जो समस्या आकृति के क्रम को जारी रखे। मतलब ये नॉन वर्बल का सवाल तो है, लेकिन ये नॉन वर्बल में सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ये सीरीज का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। देखिए यहां पर अगर आप देखें तो यहां एक सिंगल ट्राइंगल लगा हुआ है, एक सिंगल ट्राइंगल।
लेकिन जब उससे आप आगे बढ़ते हैं, इससे आप अगले वाले में आते हैं, दूसरे में, मैं यहाँ पर नंबरिंग कर दूँ तो ये हमारा पहला है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, आगे पांचवा बनेगा जो हमको विकल्प में दिखेगा। ठीक है, आगे आते ही एक लाइन बढ़ाई गई है, जो आपको दिख रहा है, एक लाइन ऐसे बढ़ा दी गई, एक लाइन बढ़ा दी गई है, जो आपको यहां देखने को मिल रहा है कि ये लाइन एक्स्ट्रा है, इससे इसमें आप जवाब पाओगे। पहले एक लाइन बढ़ी, अब जरा आ जाओ तो यहां तक तो बना ही था, इसमें क्या किया गया, 2 लाइन बढ़ाई गई। कितने लाइन, तो 2 लाइन बढ़ाई गई। मैं आपको क्लियर करा दूं कि ये 2 लाइन इसमें बढ़ी है, इससे इसमें केवल 2 लाइन बढ़ी, बाकी वो पिछला वाला ही था। तो पहले में 1 लाइन बढ़ी है, दूसरे में 2 लाइन बढ़ी है, तीसरे में 3 लाइन बढ़ना चाहिए। तो यहां तक तो बनी गया था, तो 1 2 3 भाई 3 लाइन बढ़ी है। आगे चल के 4 लाइन बढ़ेगी। कितनी लाइन बढ़ेगी, 4 लाइन। अब 4 लाइन बढ़ेगी तो कैसे दिखना चाहिए आप समझो। यहां तक तो बन गया है, ठीक है। अब 4 लाइन किस में बढ़ेगी, 4 लाइन बढ़ेगी तो जरा हम देख लेते हैं। देखो ऐसे जाएगा 1 2 3 4, मतलब ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। ऐसा किस में बना है, तो देखो यहां पर तो 4 लाइन नहीं है, 1 2 3 ही लाइन है, मतलब ये आंसर नहीं है। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 हो गया, तो ये भी आंसर नहीं है। यहां पर तो 1 ही है, तो यह आंसर नहीं है, मतलब आंसर यही होगा। क्या 4 है, 1 2 3 4, बिल्कुल है, ये हमारा सही आंसर है। तो सही आंसर कौन होगा, विकल्प 1। चलो अगले सवाल पर आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 24, अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को, तो देखो आप, ये क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें कह रहा है कि विकल्प की पहचान करें जो समस्या आकृति के क्रम को जारी रखे। मतलब ये भी किसका क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका सीरीज का सवाल आपको दिख रहा है, राइट। ये भी सवाल किसका दिख रहा है, सीरीज का। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा हम लोग समझते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन में अगर देखें, इस पिक्चर को देखें और इस पिक्चर को, तो क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। अगर मैं कहूं कि ये ऐसे लाइन है, ठीक है, और ये ऐसे लाइन है, तो सिंपल है कि ये कितना मूव किया होगा। अच्छा एक सिंगल लाइन बना के देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो कि ये एक सिंगल लाइन ऐसे है, ठीक है, और ये लाइन अभी ऐसे हो जाए, ठीक है, कैसे हो जाए, ऐसे, ये सीधे है ना लाइन, तो ये 45 डिग्री मूव कर रहा होगा लगभग। कितने डिग्री, 45 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो बनाया गया है उससे ये बनाने के लिए 45 डिग्री मूव करेगा। कितना मूव करेगा, 45 डिग्री। एक चीज और मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अगर पहले से दूसरा ना जा करके पहले से तीसरा चले जाओ, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो ये तो सेम पिक्चर आपको दिख रही है। पिक्चर कैसी दिख रही है, पिक्चर तो सेम दिख रही है, बट जो सेम पिक्चर दिख रही है उसमें ये डार्क वाला पार्ट ठीक इसके अपोजिट आकर के अपोजिट लग गया है। यही हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्टरनेट ही हम चले, देखो ये वाली भी पिक्चर ऐसे ही सेम है, बट इसके अपोजिट अगर हम जाएंगे तो क्लियर है कि जो आंसर में पिक्चर दिखेगी वो ऐसी ही रहेगी। तो ऐसी ही पिक्चर आपको दिख रही है, ऐसी ही पिक्चर आपको दिख रही है। तो ठीक है, एक बार हम ऐसे ही चेक कर लें, फिर हम अल्टरनेट भी चेक कर लें पहले, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, हम सीरीज का उतना ठीक पता नहीं लगा सकते अगर हम अल्टरनेट चलेंगे। चूंकि हमारे पास एक और होता तो हम अल्टरनेट चल करके सीरीज का पता लगा लेते। अब जैसे एक चीज तो हम कर सकते हैं, मान लो ये यहाँ ऑपोजिट होकर के ये बना है, तो ऐसा पिक्चर तो नहीं होगा ऑप्शन में। तो ऐसा पिक्चर कौन है, ये है, तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए, राइट। ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। अब आंसर इन दोनों में से बनना चाहिए। तो एक चीज हम गेस कर सकते हैं। गेस क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको देखो तो जो बना हुआ है ये राइट साइड, अगर ऐसे हम रहेंगे तो हमारे राइट साइड में ये डार्क किया गया है। राइट साइड में क्या है, डार्क है। अब यहाँ पर ध्यान रखो, जब ये मूव करके आया होगा तो यहाँ भी अगर हम नीचे की तरफ मूव कर लें तो भी हमारे राइट साइड में ही डार्क वो दिख रहा है, ठीक है। अगर आप नीचे की तरफ ऐसे देखोगे, यहाँ आउटसाइड फेस करके देखोगे तो आउटसाइड फेस करके। अब देखो हमारा आउटसाइड फेस करके हम देखें तो कौन हमारा डार्क दिखेगा, तो आउटसाइड में ये डार्क नहीं है, ये डार्क है आउटसाइड में। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आंसर, ठीक है। मोस्ट पॉसिबिलिटी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राइट साइड में डार्क दिख रहा है, ठीक है। ये नहीं राइट साइड में डार्क था।
अब आप चाहो तो अल्टरनेट करके भी चेक कर सकते, अल्टरनेट तो हमने चेक कर लिया, अब 1 बाई 1 आप चेक कर सकते हो ऐसे, ठीक है। फिलहाल अभी हमारा जो विकल्प आ रहा है वो तीसरा बन के आ रहा है कि मोस्ट पॉसिबिलिटी की आंसर क्या बनेगा, तीसरा ही बनना चाहिए। अच्छा देखो इसमें क्या है कि इसमें ये लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, इसमें क्या है चेक ही कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। अगर ये आता है ऐसे तो ये यहां पर आ रहा है, ठीक है, कहां पर आ रहा है, यहां पर। अब यहां पर ध्यान रखो, अगर ये वाला पार्ट यहां आ रहा है और ये लेफ्ट साइड में क्या हुआ है, डार्क हुआ है, कितने डिग्री आया होगा ये, तो ये आप देखोगे 135 डिग्री लगभग आया है। कितने डिग्री, 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर आप देखो तो यहां से ये कितना मूव कर रहा है, ये आ रहा है तो 45 डिग्री मूव किया, ठीक है, 45 डिग्री मूव किया। और ये जो यहाँ लेफ्ट, इधर देखो राइट था, इधर लेफ्ट साइड में डार्क हुआ है, फिर यहाँ राइट साइड में डार्क हुआ है, ठीक है, राइट साइड में डार्क हुआ है। पहले देखो कितना 135 डिग्री, फिर ये कितना है, ये आपका दिख रहा है कितना 45 डिग्री, और ये क्लॉकवाइज हुआ है, तो यहाँ भी ये देखो ये कितना हुआ है क्लॉकवाइज, यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज ही चला है। बट अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से अब आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, किधर जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री कितना किधर, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज गया था, अभी ये एंटी क्लॉकवाइज जाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ठीक ठीक यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देख लो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री जाओगे, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री जा रहे हैं तो ये देखो आउटसाइड से राइट था, यहाँ भी राइट ही दे रहा है, यहाँ भी क्या दे रहा है, राइट ही दे रहा है। अगर हम देखें, अगर हम आंसर में देखें तो आंसर में हमारे पास दो विकल्प दिख रहा है, कैसे, एक ये और एक ये दिख रहा था जो हमने लास्ट में चूज किया हुआ था। तो भाई ये देखो ये क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये तो क्लियर है कि ये इधर जा रहा है, ठीक है, किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज जा रहा है कि राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, वो क्लियरिटी नहीं आ रही है इसमें, ठीक है, जबकि हमने जो पहला वाला किया था उसमें क्लियर था। सो हमारा विकल्प यहाँ पर कौन आएगा, तीसरा ही विकल्प हमारा सही है। हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा अगर हम अल्टरनेट कर रहे हैं तो। चलो अगले सवाल पर आते हैं। चलिए अगले सवाल पर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कह रहा है कि गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल ने किसकी तरफ इशारा किया, गोविंद की तरफ, किसकी तरफ, गोविंद की तरफ। क्या बोला कि इसका जो पिता है, गोपाल ने गोविंद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता, इसका मतलब गोविंद का पिता, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। अब ध्यान रखिएगा सेम वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र। अब ध्यान देना, गोपाल पिता का इकलौता पुत्र मतलब गोपाल खुद है, ठीक है, यानी गोपाल कौन है, इसका मतलब है कि गोपाल ही गोविंद का पिता है। तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, तो गोपाल उसका होगा पिता, ठीक है, बिल्कुल। कह रहा है कि इसका जो पिता है मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, आप आगे बना भी सकते हो, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, पिता का इकलौता पुत्र वो खुद होगा, इसका मतलब जो गोपाल है, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, ध्यान रखना, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, तो ध्यान रखो गोपाल जो है वो गोविंद का क्या होगा, पिता होगा, और गोविंद उसका क्या होगा, गोविंद होगा पुत्र। तो क्या पूछ रहा है, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, ठीक है। तो भाई गोपाल से पूछ रहा है, किसका संबंध पूछ रहा है, गोविंद का पूछ रहा है, तो गोविंद उसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक है, गोविंद क्या हो जाएगा, उसका पुत्र हो जाएगा, और गोपाल उसका क्या है, पिता है। तो यहां विकल्प में हम आंसर क्या करेंगे, पुत्र या पिता। अब ध्यान रखो गोविंद का संबंध पूछ रहा है, किसका, गोविंद का संबंध पूछ रहा है, बहुत ध्यान देने वाली पॉइंट है। और किससे पूछ रहा है, गोपाल से पूछ रहा है, गोपाल से गोविंद का संबंध पूछ रहा है, जिसका संबंध पूछता है उसी का आंसर देना है, यानी गोविंद जो है वो गोपाल का क्या है, तो गोविंद गोपाल का पुत्र है। तो आपका आंसर भी क्या आना चाहिए, पुत्र आना चाहिए, राइट, क्या आना चाहिए, पुत्र आना चाहिए। सो सेशन खत्म करने का आ गया टाइम। और ध्यान रखिए
अब आपने जितने भी क्वेश्चन कर लिए हैं दैट इज सफिशिएंट। आपको क्या करना है, आप जितना भी रिवीजन कर सकते हैं वो रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, क्योंकि अब एकदम आपका जो पेपर है वो आ चुका है। तो आप ध्यान रखिए कि केवल आपको रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। सो हम यहाँ पर सेशन को करते हैं ख़त्म, और अगर आपने सेशन देख लिया तो फटाफट शेयर कर दीजिए और आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।